हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कैम्प। हम पढ़ रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर और अभी उसका सेकंड लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि एटॉमिक मॉडल के बारे में। चलिए देखते हैं एटॉमिक मॉडल का ज़रूरत हमको क्यों पड़ा। पिछले क्लासेस में हम देखे थे कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्कवर हम किए, प्रोटॉन्स कैसे डिस्कवर हुआ और न्यूट्रॉन्स कैसे डिस्कवर हुआ। अभी एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में अराइज होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तो मतलब हम उसको डिस्कवर कर लिए, मगर अभी हमको जानना है कि ये कैसे अरेंजमेंट है, मतलब ये जो एटम में कैसे अरेंज्ड हुआ है। उसको जानने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने तभी डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने बहुत सारे मॉडल प्रपोज किए थे। उससे से कुछ मॉडल्स हम पढ़ेंगे और देखते हैं। पहला मॉडल है थॉमसन एटॉमिक मॉडल। पहला मॉडल हम क्या पढ़ेंगे? थॉमसन एटॉमिक मॉडल। ये थॉमसन एटॉमिक मॉडल करीब करीब 1898 में प्रपोज किया गया था और इसमें 3 पॉइंट्स पे वो बातें किए थे। पहले वो बोले थे एटम एक स्पेरिकल शेप में होता है। स्पेरिकल शेप में आपको समझ में आते हैं, एक जैसे एक बॉल, एक फुटबॉल जैसा है और इसका रेडियस बहुत छोटा है, बहुत छोटा, 10 टू द पावर 10 मीटर के आसपास, 10 टू द पावर 10 मीटर के आसपास है। और इसमें क्या होता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, आप अभी आपको पता होगा एटम में 3 चीजें हैं, एक न्यूट्रल वो है न्यूट्रॉन्स, एक है नेगेटिव चार्ज वो है इलेक्ट्रॉन्स और एक है पॉजिटिवली चार्ज वो है प्रोटॉन्स। और इसमें जो पॉजिटिवली चार्ज है ना वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब उनके हिसाब से, थॉमसन के हिसाब से ये पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंजमेंट है, इलेक्ट्रॉन्स उसमें एम्बेडेड है। एम्बेडेड मतलब क्या समझते हैं? देखिए ये वाला फिगर को आप देखेंगे, ये वाला फिगर में आप अभी देखेंगे, अगर ये वाला आउटर पार्ट अगर पॉजिटिव स्फीयर है तो इसमें ये जो छोटा छोटा बबल है ना, छोटा छोटा बबल है, ये है इलेक्ट्रॉन्स। इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इसको भी कोई कोई बोलते हैं वाटरमेलन अरेंजमेंट। इसको वाटरमेलन अरेंजमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये वाटरमेलन के जैसा है। अगर पॉजिटिव स्फीयर को, जो पॉजिटिव पार्ट है उसको अगर बोलेंगे कि ये पल्प है, वाटरमेलन का पल्प है, तो ये जो छोटा छोटा इलेक्ट्रॉन्स उसका सीड्स है, तो इसको भी कई कई वाटरमेलन अरेंजमेंट बोलते हैं। और इसमें जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स जो अरेंजमेंट हुआ है वो ऐसे अरेंजमेंट हुआ है जैसे ही उनका एक मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन दिया जाए। मतलब एटम में इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंजमेंट इस मॉडल के हिसाब से हुआ है कि एक स्टेबल अरेंजमेंट हमको देने के लिए। और एक बात, इन दिस मॉडल इज assume दैट द मास ऑफ एन एटम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इस बात में और एक भी बात उन लोगों ने बोले थे कि पूरे मास, जो अगर मास का वेट मान लीजिए यहाँ पर शायद 1 ग्राम है, तो ये 1 ग्राम पूरे एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ना कि बल्कि सिर्फ कंसंट्रेटेड यहीं पे है या यहीं पे है कि कहीं बाहर है। यहाँ पर पूरा जो जितना मास है एटम्स का वो पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में। और आप लोगों को पता है कि ये जो थॉमसन का मॉडल है वो गलत है, क्योंकि आज हमने जो जो चीज पढ़ रहे हैं उससे बहुत डिफरेंट है। और इस मॉडल को जब डिस्कार्डेड किया गया, उसके बाद थे, उनका नाम है रदरफोर्ड, वो एक एटॉमिक मॉडल प्रपोज किए। और इस रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को जानने से पहले मैं आपको एक चीज बढ़ाना चाहता हूँ, वो है रेडियो एक्टिविटी। क्योंकि उसमें वो अल्फा पार्टिकल का यूज किए थे। आप सब बोलेंगे कि सर अल्फा पार्टिकल क्या है, और इसीलिए मैं थोड़ा रेडियो एक्टिविटी के बारे में थोड़ा ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना। देखिए रेडियो एक्टिविटी क्या है। देखिए रेडियो एक्टिविटी का फर्स्ट जो कंसेप्ट ना, हेनरी becquerel एक साइंटिस्ट थे, वो रेडियो एक्टिव के बारे में पहले हमको बताए थे। और वो देखे थे कुछ सर्टन एलिमेंट्स, मतलब सारे एलिमेंट्स नहीं है, जितना एलिमेंट्स आपको पीरियोडिक टेबल में दिख रहा है सारे एलिमेंट्स नहीं है, कुछ एलिमेंट्स, उससे कुछ एलिमेंट्स वो क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली उनसे कुछ रेज एमिट होता रहता है, उसको वो बोलते हैं
क्या बोले, वो रेडियो एक्टिविटी बोले, और जो एलिमेंट्स वो रेज को एमिट कर रहे हैं उसको बोले रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। और ये सारे एलिमेंट के लिए सच नहीं होगा, ये सिर्फ सर्टेन एलिमेंट्स के लिए सच होगा जैसे मैं बताया। और किन 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 एलिमेंट के लिए सच होगा, आपको पूरा रेडियो एक्टिविटी पढ़ना होगा। तभी मैं छोटा सा बता देता हूँ, जिन जिस एलिमेंट का न्यूट्रॉन बाई एन बाई पी रेशियो, न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन का रेशियो ज्यादा है, मतलब एक से ज्यादा है, ग्रेटर देन वन है, तो वो दिखाएंगे रेडियो एक्टिविटी। तो इससे आपको पता चल जाएगा। जैसे देखिए, अगर हम पीरियोडिक टेबल में आगे आगे जाएंगे, जो लास्ट के एलिमेंट्स होता है, जैसे हम ले लिए अल्काली मेटल्स, अल्काली मेटल्स में लास्ट जो आपको मिल जाएगा फ्रेंसियम है, वो रेडियो एक्टिव। तो कहीं क्यों, वहां पर एन बाई पी रेशियो बहुत बढ़ जाता है। आपको समझ में आ गया मेरे बात। अभी देखेंगे कि वो कौन सा रेज एमिट करते हैं और उनका छोटा मतलब समराइज एक प्रॉपर्टीज देखेंगे। वो तीन रेज जनरली एमिट करते हैं, एक है अल्फा रे, एक है बीटा रे, एक है गामा रे। तो अल्फा रेज का प्रॉपर्टीज क्या है? अल्फा रेज है पॉजिटिवली चार्ज नेचर होता है। अल्फा रेज का जो नेचर होता है, उसका जो उसका पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये हीलियम न्यूक्लिक का जैसा होता है, मतलब हीलियम न्यूक्लिक का जितना मास है, जितना एटॉमिक नंबर है, ये वैसा ही होता है। तो इसको भी कोई कोई हीलियम न्यूक्लिक जैसे वैसे बोलते हैं। और इसमें पेनिट्रेटिंग पावर क्या है? मतलब एक अगर सब्सटेंस आपको दे दे, यहाँ पर अगर एक आपको सब्सटेंस दे दे, इसमें ये रे को पेनिट्रेट करने में कितना टाइम लग रहा है, इसी से बोलते हैं उसका पेनिट्रेटिंग पावर। और इसका पेनिट्रेटिंग पावर सबसे लो, इसका पेनिट्रेटिंग पावर सबसे लो है। उसके बाद देखेंगे बीटा पार्टिकल। बीटा का पार्टिकल नेगेटिव चार्ज नेचर में होता है, और इसका पेनिट्रेटिंग पावर क्या होता है? गामा रे से कम होता है, मतलब अल्फा रे से ज्यादा होता है मगर गामा रे से कम होता है। और जो गामा पार्टिकल न्यूट्रल नेचर में होता है, और उसका जो पेनिट्रेटिंग पावर ना सबसे हाईएस्ट होता है, उसका पेनिट्रेटिंग पावर सबसे हाईएस्ट होता है, और ये सबसे ही डेंजरस है। चलिए, रेडियो एक्टिविटी में बारे में थोड़ा आइडिया आपको हो गया। अभी चलते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पे, वो कैसे अल्फा रेज को यूटिलाइज किए और एटॉमिक मॉडल को एक अच्छा एटॉमिक मॉडल दिए, देखेंगे। देखें, देखिए इसको करते हैं। अभी आप देखेंगे रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड क्या किए थे? रदरफोर्ड एंड उनका कोई कुछ स्टूडेंट्स बम्बार्डेड किए थे। किसको बम्बार्डेड किए थे? गोल्ड फॉयल एक लिए, एक गोल्ड फॉयल, मतलब बहुत छोटा सा, ये आप फिगर में देख सकते हैं, ये गोल्ड फॉयल है। ये वाला अंदर जो है ये गोल्ड फॉयल है, जो येलो कलर में आपको देख रहा है। और उसका नानोमीटर बहुत थीन है, इसका नानोमीटर 100 नानोमीटर के आसपास है। और इसको अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डेड किए, यहीं पर अल्फा पार्टिकल जा रहा है, यहाँ पर उसको बम्बार्डेड किए। बम्बार्डेड करने पे वो क्या ऑब्जर्व किए? और देखिए, वैसे ही बात है, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, कोई भी रेस को आप देख नहीं सकते, उसको केवल आप कुछ तरीका है। जैसे तरीका क्या, मैं आपको बताया था प्रीवियस क्लास में, उसमें आपको फ्लोरोसेंस या फास्फोरेसेंस मटेरियल लेना है। इसलिए यहाँ पर एक फोटोग्राफी प्लेट उन्होंने रख दिए हैं, और इसमें एक फ्लोरोसेंस का कोटिंग दे दिए। तो यहाँ पर इस रेस को पास कर, यह जहां जहां पर आएगा हमको इस फॉइल में दिखाई देगा, तो इसको हम बोलेंगे फोटोग्राफिक प्लेट। देखिए ये क्या क्या ऑब्जर्वेशन किए। पहला ऑब्जर्वेशन जो किए, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, मतलब जितना रेज आया ये गोल्ड फॉइल के अंदर ही घुसकर चलाया गया यहीं पर, और कहीं पर भी डिफ्लेक्टेड नहीं हुआ, मतलब अपना पाथ से वो डिवेट नहीं हुआ, और सीधे यहाँ से सीधा आया, यहाँ पर सीधा जाकर यहाँ पर टकराया। और ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड बाय वेरी स्मॉल एंगल्स, मतलब बहुत कम अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स, मतलब बहुत कम अमाउंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स थोड़ा डिफ्लेक्टेड, अपने पाथ से थोड़ा डेविएट। और ये वेरी फ्यू पार्टिकल्स, मतलब बहुत ज्यादा कम पार्टिकल्स, मतलब
ये उसका नंबर है, जैसे 1 in 20,000, मतलब 20,000 पार्टिकल से 1, ये क्या हुआ, पूरा बाउंस बैक हो गया। बाउंस बैक मतलब समझ रहे हो, मतलब अगर आपको मैं धक्का दिया तो कहाँ पे आप जाएंगे, वो आप पीछे जाएंगे, वैसे ही ये बाउंस बैक हुआ। और ये आगे देखेंगे ये बाउंस बैक किस लिए हुआ, क्यों कुछ पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड हुआ और क्यों बहुत सारे पार्टिकल्स पास करके। चलिए आगे साइड में उसको पूरा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाँ, उसके क्या क्या कंक्लूजन मिला इस एक्सपेरिमेंट से। पहला जो कंक्लूजन मिला, जैसे आपको पता होगा बहुत सारे पार्टिकल पास कर गया, बहुत सारे पार्टिकल पास कर गया, ये एक क्योंकि देखिए आपको थॉमसन ने क्या बताया था, थॉमसन ने बताया था कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो अल्फा पार्टिकल का नेचर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर क्या होना था, बहुत सारे पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड होने वाला था, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि एटम में बहुत सारा लार्ज स्पेस है, एटम में बहुत सारा लार्ज स्पेस है, मतलब वहां पर कुछ भी नहीं है, अल्फा पार्टिकल गया और चला गया। उसका सेकंड स्टेटमेंट क्या है, एज ए फ्यू अल्फा रेज आर डिफ्लेक्टेड, मतलब फ्यू जो अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है कि कहीं ना कहीं एटम के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज है, कहीं ना कहीं एटम के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज है, बट हर जगह नहीं है, वो क्या है बहुत कम अमाउंट में कंसंट्रेटेड है। वही बात मैं यहाँ पर लिखा हूं कि जो पॉजिटिव चार्ज है इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बट कंसंट्रेटेड इन ए वेरी स्मॉल वैल्यू, मतलब बहुत कम अमाउंट में कहीं पर है एटम के अंदर, मगर क्या मगर हर जगह नहीं। चलिए थर्ड स्टेटमेंट उसका देख लेते हैं कि कैलकुलेशन शो दैट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द न्यूक्लियस, और उसको क्या बोले, जो कंसंट्रेटेड वॉल्यूम में जो पॉजिटिव चार्ज है उसको हम न्यूक्लियस का नामकरण कर दिए। और उसके बाद हम देखे कि कैलकुलेशन कुछ किए, उससे कैलकुलेशन से आपको पता चला जो न्यूक्लियस में है ना वो बहुत कम वॉल्यूम पे है, मतलब 10⁻15 मीटर पे है। मतलब आपको मैं बताया था एटम का वॉल्यूम उन लोगों ने कितना बताया था, 10⁻⁻10 बताया था, 10 मीटर बताया। और यहाँ पर न्यूक्लियस को कितना बता रहे हैं कि 10⁻⁻15 बता रहे हैं। मतलब आप सोच रहे हैं अगर आप कहीं पर क्रिकेट फील्ड में चले गए और क्रिकेट फील्ड पूरा जो क्रिकेट फील्ड का रेडियस है आप उसको एक एटम मान लिए, तो वहां पर आप जो क्रिकेट बॉल जो यूटिलाइज कर रहे हैं ना वो ही एक न्यूक्लियस है। अगर उसको सेंटर में रख दिया जाए तो वो एक न्यूक्लियस है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि एटम के अंदर कितना ज्यादा स्पेस है। तो इसी से हमको थोड़ा आइडिया लग गया कि एटम में न्यूक्लियस कहाँ पर है। और इसी बेसिस पे वो एक मॉडल दिए, उनका एक एटॉमिक मॉडल वो प्रपोज किए। देखिए चलते हैं उनका एटॉमिक मॉडल क्या था। देखिए इनका एटॉमिक मॉडल क्या था कि प्रपोज्ड मॉडल, वो क्या मॉडल प्रपोज किए, positive charge and most of the mass of the atoms are densely concentrated in a very small region called nucleus। मैं आपको बता चुका हूँ कि जो पॉजिटिव चार्ज है एटम में वो एक स्मॉल वॉल्यूम में कंसंट्रेटेड है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। और द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स, ये भी बात बोल दिए कि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स में सराउंडेड है। एंड द मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन ए फिक्स्ड ऑर्बिट दैट इज कॉल्ड ऑर्बिट्स, in a fixed path that is called orbit। or electrons and the nucleus are held together by electrostatic force of attraction। क्या आपको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, अगर एक पॉजिटिव चार्ज में लूं और यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज लूं, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज लूं, इस इनके अंदर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इसको कितना है हम भी कैलकुलेशन कर सकते हैं बाय कूलम्स लॉ, या आप 12th में पढ़ेंगे इसके बारे में पूरा डिटेल। चलिए और आगे चलते हैं, उसका कुछ भी ड्रॉबैक्स था, क्योंकि ये तो फाइनल मॉडल एटॉमिक मॉडल नहीं है, उसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी था। क्या ड्रॉबैक्स उन लोगों ने बताया था, चलिए देखते हैं, उसको वाइप आउट करते हैं।
ड्रॉबैक्स क्या था? ड्रॉबैक्स था तभी एक ड्रॉबैक्स को जानने के लिए एक मैं थ्योरी आपको बोल देता हूँ, मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, उसको आगे भी जाकर पढ़ेंगे थोड़ा। मैक्सवेल ने क्या बोला था, अगर कोई यहाँ पर अगर कोई एक चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पर एक कोई एक चार्ज पार्टिकल, तो ये अगर ये चार्ज पार्टिकल को हम एक्सेलरेटेड कराए मतलब क्या है, उसमें मूव कराए, तो ये हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेगा। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या है, नेक्स्ट क्लास में हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे, इसका प्रॉपर्टीज क्या है, क्या क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, किस रेंज में वो सब आते हैं, उसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। अभी आप थोड़ा देख लीजिए कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जनरेट करेंगे, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट करेंगे वो तो वैसे ही नहीं आ जाएंगे ना, वो एनर्जी कहाँ से लाएंगे, इस चार्ज से लाएंगे। इस चार्ज का जो उसका एनर्जी लॉस होगा, तो उसका अगर एनर्जी लॉस होगा तो क्या होगा, तो इस एनर्जी से हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मिलता जाएगा। तो यहाँ पर हम अगर अप्लाई करते हैं वो कंसेप्ट को, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमारा एक चार्ज पार्टिकल है, वो क्या करता है, न्यूक्लियस के यहाँ पर अगर न्यूक्लियस है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ये तो मूव करता है ना, ये तो मूव करता है, ऐसे ही मूव करता है। अगर ये मूव करता है, ये एक चार्ज पार्टिकल है, तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेगा, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन एमिट करेगा उसका एनर्जी भी लॉस होगा, और ये एनर्जी लॉस होने के बाद कुछ टाइम के बाद ये इसका इन्फ्लुएंस में, न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस में आ जाएगा और इसमें गिर जाएगा। मगर वैसे तो होता नहीं है, आप तो देखें कि आटम बहुत स्टेबल है, मतलब आपको आटम को तोड़ने के लिए बहुत सारा एक काम करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं इसमें प्रॉब्लम है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, बोर एटॉमिक मॉडल हम आगे पढ़ेंगे, उसमें पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। और तो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक्स था, और एक बड़ा ड्रॉबैक्स था कि ये कुछ नहीं बोले इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बारे में, पूरा डिटेल में कुछ नहीं बोले, सिर्फ बोल दिए कि उसके जो सेंटर में न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स उसको रिवॉल्व कर रहा है, मतलब कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन्स भी अरेंजमेंट हुए ये भी नहीं बताया। तो आपको पूरा डिटेल में सब कुछ बोल दिया कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के बारे में क्या क्या है। आप उसको जाकर घर जाकर पढ़िए और पूरा डिटेल में देखिए क्या क्या सिचुएशंस उसमें है, और कुछ डाउट्स हो तो हमको पूछे। और और आज के लिए इतना ही, चलते हैं। टू एवरीवन फॉर joining to me, like, share and subscribe my channel, and for more updates स्टडी कैम्प चैनल को देखते रहिए। बाय बाय।